1,36,00,000 थे, ये मेरे फादर की हार्ड अर्न मनी थी। वो सारे का सारा पैसा यहाँ स्कैम्स में चला गया था। यस बैंक डाउन हुआ तो हमको तो ये था कि भाई बैंक के पास है, सेफ है पैसे, बिकॉज हमें मालूम भी नहीं था ये एफडी नहीं है। तो इसके अंदर जो सिग्नेचर हैं वो मेरे फादर के हैं ही नहीं। जो सेविंग किया था मैंने एकदम जला, ये दगा बोला था मेरे। फैमिली फ्रेंड है, वो आके अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच के जाए तो अभी भी विश्वास करने का मन नहीं होता। यार मेरे डैड एक फौजी थे और एक वॉरियर। ही वॉज बॉर्न इन 1942, तो वो तो ज़माना ही बहुत अलग होता था। उन्होंने 2 वॉर्स भी लड़ी हैं, 62 की वॉर और अपना जो 71 की वॉर हुई थी वो, उसके अंदर उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। स्पेशली जब बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था तो ही वॉज इन ग्रेट फ्रंट लाइन पे थे। ये जो मिस सेलिंग की कहानी शुरू हुई थी ये 2017 की थी। 2017 में मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था जो 12-13 साल से हमारे इनर सर्कल के अंदर था। वो यस बैंक का वो ब्रांच मैनेजर था। तो मेनली मेरे फादर का पैसा HDFC में फिक्स डिपॉजिट के अंदर पड़ा हुआ था। तो बंदा हमारे पास स्कीम लेके आया कि ये सुपर FD है सीनियर सिटीजन्स के लिए, 5 साल का लॉक इन है और 5 साल के बाद आपको जो है वो पैसा मिल जाएगा। हर साल आपका इंटरेस्ट जो 9.5% था वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाया करेगा। ऐसे हमने भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी, ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। अदरवाइज मेरे फादर जो उस टाइम 79 ईयर्स के थे, उनके लिए डीमैट अकाउंट खोलना और उसके अंदर बॉन्ड्स क्रेडिट करना, उसके बारे में हमें कुछ आइडिया ही नहीं था, नॉट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो बॉन्ड्स थे जो मार्केट में डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल थे, हमें प्रीमियम प्राइस के ऊपर बेचे गए। हमारे पास 13 बॉन्ड थे जिसके लिए हमने करीब 1,36,00,000 रुपया फादर के अकाउंट से डेबिट हुआ है। सो मेनली 1,30 की जगह हमें 1,36 दिया। लेकिन जब ये यस बैंक डाउन हुआ तो हमको तो ये था कि भाई बैंक के पास है, सेफ है पैसे, बिकॉज हमें मालूम भी नहीं था ये FD नहीं है। उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं था। 23-24 मार्च ये है, कोविड के जस्ट पहले की बात। आई थिंक कोविड शुरू हुआ था। एक्सिस ट्रस्टी से हमको एक ईमेल आया कि आपके जो 13 बॉन्ड्स है वो राइट ऑफ हो गए हैं। तो हम लोग बहुत शॉक थे कि कौन से बॉन्ड, भाई हमने तो जिंदगी में कभी बॉन्ड्स के अंदर कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। In March 2020, thousands of investors were blindsided when Yes Bank collapsed. Anil Ambani Group, SL Group, DHFL, IL&FS, Vodafone are some of those very stressed corporate to whom Yes Bank has been exposed. Over 8,400 crores rupees worth of AT1 bonds were completely written off. But what are AT1 bonds? AT1 bond is an offshoot of the global financial crisis 2008. Many of the banks, some of the banks got their capital eroded. Now the government had to step in, recapitalizing them. So globally, now the Basel III norm that come in and all, they spoke about that creating a new instrument, new bond, which is a part of the Tier 1 bond. So this is a bond which is part of the Tier 1 bond, not Tier 2. The difference is this: it's a very high risk bond. There is no guarantee that you will continue to get it, because the banks have the liberty. If the banks are in trouble, banks can stop payment of your interest. Banks can actually even write off the banks, all the banks. You will not get anything. Around 1,300 individuals were pushed down AT1 bonds. These bonds were sold to them as super FDs. They weren't told that these are bonds, let alone AT1 bonds that are more risky. सो मेनली ये जो सारे डॉक्यूमेंट है, अगर आप उनको देखोगे, चाहे वो डीमैट अकाउंट का फॉर्म होगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, चाहे ये AT1 मोड ICCL रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे, ये जितने फॉर्म अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर जो सिग्नेचर हैं वो मेरे फादर के हैं ही नहीं। उसको कॉपी करने की कोशिश करी गई है, लेकिन बहुत ही गंदी कॉपी करी है। वो कोई एनीवन कैन मेक आउट कि ये फर्जी सिग्नेचर है। जैसे मेरे फादर की कंडीशन है, आप देख सकते हो, ही इज कम्प्लीटली ऑन बेड रिडन है वो। तो फाइनेंशियली हम उनको कोई शॉक नहीं देना चाहते थे, बिकॉज किसी की उम्र भर की कमाई जो वो चली गई, तो 2 साल तक तो हमने उनको ये बात बताई नहीं।
सो मैं और मेरी सिस्टर हम वो इंटरेस्ट अपने अकाउंट से हम उनको डालते थे कि उनको मालूम चलता रहे कि हाँ भाई मेरे पैसे सेफ है। कोविड के बाद ही मेरे फादर की 4 सर्जरीज हुई हैं, तो उनके पास वो सर्जरीज के लिए पैसे नहीं थे, बिकॉज वो सारे का सारा पैसा यहाँ स्कैम्स में चला गया था। उनकी जो दोनों हिप रिप्लेस हुए हैं, उनकी रिस्ट रिप्लेस हुई है, उनकी लेग के अंदर रॉड डली हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्कैम्स वो आज उनकी 100% डिपेंडेंसी जो है वो मेरे ऊपर या मेरी सिस्टर के ऊपर हो गई है। सो विच इज़ कि मुझे लगता नहीं कि वो ये चीज़ें जो है वो डिजर्व करते थे, सिर्फ बिकॉज किसी का लालच था कि सीनियर सिटीजन्स को हम ये प्रोडक्ट अच्छे से बेच पाएंगे बिकॉज उनको कुछ पूछना नहीं है, और उनकी हार्ड अर्न मनी जो है वो सारी हम ऐसे ही ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, विच इज़ नॉट राइट। एक जो 83 इयर्स का बंदा है उसके लिए मतलब अपना 1 करोड़ 30 लाख रुपया बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब वो मेरे को कहीं से भी वो जस्टिस, मतलब मॉरलिटी वाइज वो ठीक नहीं है चीज़ें। आपने उस आरएम जो आपका फ्रेंड था उसको रीच आउट करने की कोशिश करी? हमने उससे बात करी, तो लेटरली ही सेड कि अमित ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, मुझे पता नहीं था, हमें तो प्रेशर था ऊपर से लिया और हमने दे दिए। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों उसके घर जाके मिल के बात करके आए थे, बट मुझे लग रहा है ये जो लोग होते हैं ये मोटी चमड़े के होते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला किस सिचुएशन में नहीं है। तो अगर मेरे फादर की सिचुएशन कोई भी देखेगा तो मुझे नहीं लगता कोई आज की डेट में कोशिश भी करेगा। बोलने वाला कम रहा ही नहीं, कुछ नहीं रहा, कोई काम नहीं रहा। मैं तो ये मतलब जब मेरे को ये पता लगा कि ऐसी हो गया, मेरी तजी बिगेगा। हाँ, मेरे को धक्का बहुत लगा, थोड़ा नहीं पड़ता। मैंने उम्र की कमाई अपनी जेब लगा दी, चला जाने लगा। जो सेविंग किया था मैंने एकदम चला गया, ये धक्का बहुत लगा मेरे। अरे कोई नहीं, आई जाना पैसा वापस, आज नहीं होगा थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, आई तो जाना वापस। बहुत जगह पे मैंने ये देखे हैं कि कॉस्ट की शीट है, कस्टमर्स को पूरे कॉस्ट आपको ट्रांसपेरेंटली बताने हैं और उस पर उनका सिग्नेचर चाहिए। तो बहुत बार आपको बेवकूफ़ बना के आपको बोलते हैं सर आपको ये 8-10 पन्नों पे साइन करना है। कस्टमर्स को ना टाइम दिया जाता है, ना कस्टमर्स को समझाया जाता है कि इस पर क्या लिखा है। कस्टमर्स ब्लाइंडली फेथ करते हैं और साइन कर देते हैं। कई एक्सट्रीम केसेस में सिग्नेचर फॉर्जरी भी होती है। जब प्रीमियम बहुत बड़ा है और उनको पता है कस्टमर कुछ कर सकता है, तो कस्टमर से तो खाली चेक ले लेते हैं या एक पेज पे साइन लेते हैं, बाकी सब कई एक्सट्रीम केसेस में सिग्नेचर की फॉर्जरी करके ये दिखाया जाता है कि कस्टमर ने सब पढ़े हैं और देखे हैं। और ये सब चीज़ें 7-8 साल बाद पता चलती है जब कस्टमर्स को रियलाइज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में कस्टमर्स को पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ मिस सेलिंग हुई है। और 4 साल बाद जब आपको पता चलेगा तब बैंक अपनी तरफ से कर लेता है कि सर हमने तो नहीं किया, आपने उसको किया होगा, उसको कौन उसको ऑडिट करने जाए। ये अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसा बहुत मैसिव लेवल पे हो रहा है। आपको लगता है कि उन्होंने डेलिबरेटली मिससेल किया था? मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ कमीशन के चक्कर में उसने ये सब किया है, बिकॉज वो ही बिलीव इनकी फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है ना। आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन पैसा तो आता रहेगा, आपकी कैपिटल तो सेफ है। मुझे या मेरे फादर को डीमैट अकाउंट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। हमारा जितना भी हुआ ब्रांच से हुआ। एक ब्रांच ये प्रोडक्ट कभी बेच ही नहीं सकती, ये सारा येस बैंक सिक्योरिटीज़ के थ्रू होता है। लेकिन येस बैंक सिक्योरिटीज़ के ऑफिस ना हमने कभी देखा है, ना कभी हम गए, ना वो कोई हमारे घर आया। सबके ऊपर इंटरनली ब्रांच के अंदर ही साइन किए गए हैं, जिसमें कि ना मेरे फादर ने कभी साइन किए, ना कभी हमने उसके लिए गो हेड दिया। तो ये ब्रांच के थ्रू ही ये आरएम्स और ब्रांच मैनेजर सबने मिलके किया। मेरे फादर की अगर आप हिस्ट्री चेक करो, उनका कोई कभी डीमैट अकाउंट नहीं, उन्होंने एक शेयर तक नहीं खरीदा है। और वो अपनी इतनी बड़ी कैपिटल एक उसके अंदर एफडी तोड़वा के कैसे लगा सकते हैं? एक फिक्स डिपॉजिट को उन्होंने तोड़ा है। अगर हमारी आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे उसके अंदर क्लियर है कि 2 दिन पहले फिक्स डिपॉजिट टूटा है और 2 दिन बाद ही वो बैंक बॉन्ड्स के अंदर उनकी पेमेंट हुई है।
फैमिली फ्रेंड है, वो आके अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच के जाएं तो मतलब दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड अभी भी विश्वास करने का मन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। और वो विश्वास मैंने अपने फ्रेंड्स के ऊपर किया और उसका मतलब जो हमको कॉस्ट पड़ा वो आप समझो इट्स इन करोड्स। मेरे एक और फ्रेंड ने मेरे को आई थिंक 2004-05 के अंदर एक पॉलिसी बेची थी। इंडो मुझे बताया गया कि मार्केट लिंक पॉलिसी है और 5 साल के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। 50,000 उसका एनुअली उसका प्रीमियम जाता है। जब 5 साल बाद मेरे को कुछ फंड्स की जरूरत थोड़ी, मैंने कहा चलो इसको लिक्विडेट कर देते हैं। तो जब उसका वैल्यू किया तो जो मैंने पे किया तो उसका भी 50, कहते नहीं ये तो एंडोमेंट पॉलिसी है। वी वर नॉट अवेयर कि एंडोमेंट पॉलिसी है जिसका प्रीमियम मेरे को 2031 तक पे करना है, देन आई विल गेट माय 100% मनी। उन्होंने बोला 5 साल देना है, लेकिन देना था वो 25 साल। राइट, देना था वो 25 साल। तो मिस सेलिंग इज ए बिग टाइम प्रॉब्लम। इतने सारे लोग हैं जो अपने 80s 90s में पहुंचे हुए हैं और आज की डेट में उनको लिविंग के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो जो इंटरेस्ट आता था उससे उनका घर चलता था। आज की डेट में हम किसी बैंक वाले से मिलने तक के लिए रेडी नहीं होते। सीधा स्टेट अब है कि नहीं भाई हमें जरूरत पड़ेगी, हम खुद आपको अप्रोच कर लेंगे। What comes to your mind after seeing the fraud that took place with an elderly victim like Mr. Kumar Awasthi? What comes to mind is that it's a complete failure of the regulators in the market. So in this case, it is the RBI who's not been able to prevent banks from blatantly mis-selling products which are unsuitable. So this is something that I have documented for almost 15 to 20 years of how banks mis-sell products, how they are predatory on third-party products, and how RBI has abdicated its responsibility towards depositors who unfortunately trust their banks so much. That is the tragedy in India, that we don't have a regulator for small things. We don't have a regulator for ordinary people in the banking space. So deposits are safe. Not for a moment am I saying that your deposits are not safe. Your bank deposits in the commercial banks are safe, but when it comes to other products, third-party products especially, then there is almost no control on what the banks are doing. Virtually everyone in this incident falls into the category of senior citizen, and some of them do have enough money that they found the money elsewhere and they managed to live their lives, but to an extent, it's somebody's dream that got crushed, somebody's goal or somebody's future generation's inheritance that got crushed. So, not everyone will be as stark as Mr. Awasthi's case, but in each case, it's a horrible thing. अगर इमोशनल में बात करूं तो एक्चुअली मुझे सबसे खराब अपने फादर के लिए लगता है, बिकॉज उनके बहुत सारे सपने थे इस पैसे से। ये सारा पैसा वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। अभी मेरी भांजी की शादी थी, मेरा बेटा है तो उसको बाइक लेनी है, कुछ लेनी, तो उनको ये सब करना था कि मैं भाई अपने बच्चों के लिए, मेरी छोटी बेटी है कि मेरे को डूबू के लिए कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें वो करना चाहते थे अपने नाती पोतों के लिए। तो मुझे इसलिए उनके लिए ख़राब लगता है कि डिपेंडेंसी यहाँ मतलब पूरी उम्र काम करने के बावजूद भी डिपेंडेंसी उनकी कंप्लीट अपने बेटे के ऊपर हो गई है, और जो वो अपने मन में अपनी चीज़ें करना चाहते थे वो करने में बिल्कुल अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं। फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि मेरे लिए चलो अभी पूरी उम्र पड़ी है, मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन मेरे फादर के लिए अब उनकी एज नहीं है, ही इज ऑलरेडी 83 ईयर्स, बेड से उतर नहीं सकते, हर चीज के लिए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनके साथ तो ये बहुत ही ज्यादती वाली बात है। देखो, मैं सिर्फ ये कहना हूं कि पैसा आपका है, आप जब भी आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। आप किसी के ऊपर विश्वास मत करो। आपको अगर 100 रुपीज भी आपको कहीं इन्वेस्ट करने हैं, पहले उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर लो। अल्टीमेटली आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप किसी को ऊपर ट्रस्ट करके अगर उसको लगा रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं तो बना हूं, हम लोग तो बने भाई, हम तो विक्टिम है इस चीज के, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट दीज पीपल।